हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि जो यहाँ पर जो अनीशा होती है वो चाल चलने वाली है और बोलती है कि इस बर्थडे में मैं तमाशा करूंगी और मैं जल्द ही रानी और उसकी बच्ची को यहाँ से निकाल कर फेंक दूंगी। तभी यहाँ पर देखेंगे कि वो यहाँ हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरेज लगा करके यहाँ पर वो देख रही होती है अपने लैपटॉप में कि रानी की एक्टिविटी क्या है। और यहाँ पर जो नर्स होती है जो यहाँ पर अनीशा का काम कर रही है उसके पास वो फ़ोन करके बोलती है कि आज तुम्हारी छुट्टी कैंसिल है। तभी वो बोलती है मैम आज तो मैं छुट्टी पे थी। तो यहाँ पर वो बोलती नहीं, अब प्लान चेंज हो गया है और पुलिस ने बोला है जैसा वैसा करना है। तो यहाँ पर वो उसको भेज देती है और बोलती है कि तुम्हें खाली बॉक्स लेकर के जाना है ताकि मैं वो नकाब पोस्ट लड़की को पकड़ सकूँ। तो यहाँ पर वो मान जाती है उसकी बात। और यहाँ दूसरी तरफ रानी के ऊपर एक्टिविटी देख रही होती है यहाँ पर कि रानी क्या कर रही है और मैं जल्दी उसको पकड़ूँ या अनीशा का अपना मास्टरमाइंड प्लान करके देख रही होती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो जैसे ही देख रही होती है तो यहाँ पर देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो आ जाती है। और यहाँ पर जैसे ही वो आती है तो अनीशा के पास आकर के बोलते हैं मैं जानती हूँ तुम परेशान होते हैं। यहाँ पर अनीशा जो होती है वो हंसती है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि नकली हंसी मत छुपा, इन आंसुओं के पीछे की हंसी को मैं देख सकती हूँ, इन हंसी के पीछे के आंसू को। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है भोली बनते हुए बोलती है कि आंटी अब क्या करूँ, हो सकता है ऐसा ही करना हो और हमारी मर्जी से तो कुछ होता नहीं है, आप जानते हो ना। तो मैं जानती हूँ कि दिग्विजय की लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और मैंने तो उसको बोला भी कि अगर उसको रानी के आने के बाद ऐसा लग रहा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ बोला नहीं है। तो आंटी यहाँ पर मैं क्या करूँ। और यहाँ पर वो भोली बनती है तो नारायणी बोलती है तू ऐसा दिल छोटा मत कर, तू तेरी जगह इस घर में और दीगू के दिल में है और यहाँ पर मैं बात करूँगी। ध्वनि के पूजा होने के बाद मैं जाऊँगी और वहीं पर मैं पंडित जी से बात करूँगी तुम दोनों की शादी के लिए। यहाँ पर अनीशा जो होती है भोली बनती है और यहाँ पर नारायणी जो होती है उसको यहाँ पर बोलती है कि मैं बात करूँगी तो तू अपना ख्याल रख। और यहाँ पर ऐसा बोल करके वो चली जाती है। और जैसे ही जाती है यहाँ पर अनीशा जो होती है फिर से वो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज की फ़ोटोज़ चेक करती है। और जैसे ही वो चेक करती है तो यहाँ पर देखती है कि रानी जो होती है वो अपने काम से काम कर रही होती है। तभी बोलती है वो शिट ऐसा कैसे हो सकता है, रानी नहीं हो सकती तो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर वो उसका प्लान सोचती है कि अब फेल हो जाएगा अगर रानी नहीं मिली तो। यहाँ पर तभी वो बोलती है कि मुझे किसी भी तरीके से ये चीज़ें करना है। तो तभी वो यहाँ पर एक मास्टरमाइंड प्लान करती है और यहाँ पर भट्ट से बात करती है जो कि उसके वकील हैं। तो यहाँ पर डिवोर्स के लिए रानी और दिग्विजय को बात के लिए बात करती है और बोलती है कि किसी को बताना नहीं, ये सिर्फ मेरे सिवा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो भट्ट होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो नर्स होती है उसके वो सप्लाई करने जाती है खाली बॉक्स को लेकर के। और जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो यहाँ देखती है कि कोई नहीं आया और वो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा खड़ी रहती है। और तभी वो बोलती है कि वो आदमी जो होता है बोलता है कि मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। तभी वो भी बोलती है कि मुझे भी नहीं पड़ना है लेकिन ये मैम का ऑर्डर है। और तभी वो बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मैम से बात करना। और देखता है काफ़ी टाइम से कि कोई नहीं आता। तो वो जो नर्स होती है वो अनीशा के पास कॉल करती है और बोलती है कि मैम यहाँ पर कोई नहीं दिखा, मैं काफ़ी टाइम से खड़ी हूँ तो कोई अभी तक आया नहीं। तो यहाँ पर वो बोलती है कि शिट ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वो रानी की एक्टिविटी को देखती है और देखती है कि रानी जो होती है पेशेंट को ले जा करके अपना काम कर रही होती है। और तभी अनीशा जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर रानी जो होती है उसको पता चल गया होता है क्योंकि वो जानती है कि अनीशा का ही ये काम हो सकता है। तो यहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरेज देख लेती है। तभी रानी जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और उसको सब पता चल जाता है और वो अपना काम अच्छे से करती है क्योंकि वो किसी भी हाल में अनीशा को सच तक पहुँचने नहीं देगी। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो चीज़ें सोच रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी जो होती है वो परेशान होती है, पार्सल के लिए इंतज़ार कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो देवू होती है वो आती है और बोलती है कि क्या हुआ रानी, तू काफ़ी टाइम से यहाँ खड़ी है। तो वो बोलती है कि हाँ वो मैंने ध्वनि के लिए एक आइसक्रीम ऑर्डर की थी कल उसके बर्थडे के लिए, उसकी फेवरेट, लेकिन अभी तक आई नहीं, उसी पार्सल का इंतज़ार कर रही। तभी वो बोलती है कि हाँ अभी आ जाएगा, तू जा ना कमरे में और ध्वनि के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ। तभी देवू जो होती है बोलती है मुझे पता है कि तू जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि तू डीजे से दूर भागना चाहती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तू जान इन 5 सालों में डीजे के बीच क्या हुआ है, डीजे ने क्या कुछ सहाया। और तू एक दूसरे के बीच को समझने की कोशिश कर और किसी और के लिए नहीं तो कम से कम ध्वनि के लिए सोच, क्योंकि ध्वनि जो है वो भी चाहती है ना कि उसका फर्स्ट बर्थडे है तो वो अपने मम्मी पापा के साथ रहे। तो यहाँ पर रानी को समझाती है
और देवू बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बस जाने की कोशिश करो। तभी यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है हाँ, और वो वहाँ पर बोलती है और चली जाती है कमरे में। तभी यहाँ पर देवू जो होती है भगवान से प्रार्थना करती है कि हे कान्हा जी, इन दोनों के बीच की जो भी गलतफहमियाँ हैं सब दूर हो जाए और सब कुछ सही हो जाए और ये दोनों एक दूसरे के बीच के प्यार को समझ पाए। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है ध्वनि से बात कर रहा होता है और ध्वनि जो होती है वो स्टोरी बताने की कोशिश करती है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। और तभी वो दिग्विजय से बोलती है आप स्टोरी सुनाओ। तो वो बोलता है कि मुझे बब्बर शेर का आता है। तो वो बोलती है मुझे प्रिंसेस और राजकुमारी की कहानी सुननी है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है मैं आज सुनाता हूँ, लेकिन मुझे तो वो आती नहीं है। तभी वो बोलती है मैं आपको सुनाऊँ। तो यहाँ पर रानी आ जाती है और रानी बोलती है कि अब तुम सो जाओ, स्टोरी टाइम खत्म हो गया है। तो यहाँ पर ध्वनि जो होती है बोलती है कि नहीं माता रानी, मुझे तो स्टोरी सुनानी थी, इनको नहीं आती। तो यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि अगर उसका मन है तो उसे सुनाने दो तभी, और वैसे उसे नींद आ जाएगी, सो जाएगी। तभी यहाँ पर ध्वनि जो होती है बोलती है कि ठीक है मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ। तो दिग्विजय जो होता है बोलता है हाँ ठीक है। तभी वो जो रानी स्टोरी अपनी और ध्वनि की बताई होती है वही स्टोरी वो बताती है कि कैसे कैसे रानी ने ध्वनि को जन्म दिया और क्या क्या ये डिलीवरी है। तो वहाँ पर वो उसको प्रिंसेस बताती है और ये सब चीज़ें दिग्विजय जो होता है वो फील कर रहा होता है कि रानी ने कैसे उसको जन्म दिया था, क्या किया था। तभी वो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि हाँ बेटा, पता है आपकी स्टोरी में राजकुमार क्यों नहीं आया, क्योंकि राजकुमार को पता नहीं था कि उसकी प्रिंसेस जो है वो यहाँ पर थी, और राजा को अगर पता होता कि उसकी प्रिंसेस मुंबई में तो तुरंत आ जाता। और तभी वो रोने लगता है और आंसू पोंछता है। तभी इतने में ध्वनि जो होती है स्टोरी सुनाते सुनाते उसको नींद सोने लगती है और उसको नींद आने लगती है। तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि सो जाती है। तो रानी जो होती है वो ध्वनि को वहाँ पर सुलाने लगती है और सुला करके तभी दिग्विजय जो होता है बोलता है कि ठीक है तुम, रानी को बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर सो जाओ। तो रानी बोलती नहीं, तुम यहाँ पर सो जाओ ध्वनि के पास, मैं जाकर के सोफे पर सो जाती हूँ। तभी दिग्विजय बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कमरे में जाकर के सो जाऊँगा। तभी दिग्विजय जैसे ही जाता है तभी वो रानी से बोलता है कि एक बात पूछूँ। तो रानी बोलती है कि हाँ। और तभी वो सवाल करता है कि तुम 5 साल पहले मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी बिना किसी को कुछ बताए हुए। तो यहाँ पर जो ध्वनि होती है उसके बारे में सोच करके बोलता है कि मेरी बेटी के बारे में भी तुमने नहीं बताया, और तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती, कोई माँ इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। और यहाँ पर वो जैसे ही रानी से इस चीज़ का सवाल करता है तो रानी को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, और रानी जो होती है गुस्से में दिग्विजय का हाथ पकड़ करके दिग्विजय को वहाँ से लेकर के जाती है और दिग्विजय को लेकर के बाहर जाती है और बोलते हैं कि तुमने मुझे बोला सेल्फिश। और यहाँ पर वो याद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से अनीशा के साथ उसने दिग्विजय को देखा था। तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे कैसे बोल सकते हो, 5 साल पहले तुमने क्या किया था। तभी बोलता है क्या। तभी वो बोलती है कि तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ करके कि अपनी एक्स की बाहों में सोए हुए थे, एक ही बिस्तर पे एक ही साथ। तो यहाँ पर ये चीज़ बोलता है तो दिग्विजय शॉक्ड रहता है, क्योंकि दिग्विजय को तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं, क्योंकि इससे पहले तो अनीशा ने उसको नशे की हालत में रखा था, तो वो ये इस चीज़ से अनजान है। और तभी वो इस चीज़ को बोलता है और पूछता है। तभी रानी जो होती है रो रो कर बताती है कि मैंने 5 साल पहले देखा, और ये देख करके मैं अपने आप को कैसे मना सकती थी, कैसे रोक सकती थी। एक बार ये सब झूठ हो सकता था, लेकिन जब सच देखने के बाद मैं अपनी आंखों को कैसे झुठला सकती थी। और मैंने इस घर से निकलने के बाद बहुत कोशिश की, बहुत सोचा समझा, फिर मैंने कदम निकाला, क्योंकि जो बची खुची मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी मैं उसके साथ जी लेती कहीं भी किसी भी कोने में। और मैं यहाँ पर इसके जाने के बाद इस घर से मैं अपने पापा के पास भी नहीं गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा के पास अगर मैं जाऊँगी तो कहीं ना कहीं मेरे और तुम्हारे रास्ते फिर से एक हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें सोचकर मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ से निकल गई, क्योंकि मैं अपने बच्चे को क्या सिखाती जब मैं खुद सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी गंवा चुकी थी, तो मैं उसको क्या सिखाती। इसलिए मैंने सोचा जो बचा कुछ है मैं उसको लेकर के चली जाऊँ। और ये सब चीज़ें सोच करके दिग्विजय जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और रोता है, क्योंकि उसको लगता था कि हाँ रानी गलत है, लेकिन आज उसको सब सच पता चला है, तो इस चीज़ से वो बहुत परेशान है। तभी बोलता है कि ऐसा। तो रानी जो होती है अपनी सारी कहानी बताती है, और तभी दिग्विजय जो होता है बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता रानी, ये सब गलत हो सकता है। तभी वो बोलते हैं काश ये सब गलत होता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है यहाँ पर। तभी रानी जो होती है रोती है, और दिग्विजय जो होता है बोलता है ठीक है अभी मैं अनीशा से ये सब पूछ कर आता हूँ। और यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो गुस्से में जाता है वहाँ से और अनीशा के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तभी दरवाज़ा खटखटाने के बाद ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है। यहाँ पर अनीशा जो होती है सो रही होती है, और अनीशा जैसे ही देखती है घड़ी का टाइम तो बोलती है इतनी रात को कौन आया। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ पर देखती है कि दिग्विजय आता है और बहुत गुस्से में रहता है और बोलता है कि 5 साल पहले तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हुआ था। तो यहाँ पर एक अनीशा जो होती है वो बहुत अच्छी कहानी बनाती है। तभी दिग्विजय बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने बस तुम्हें पैनिक अटैक आया था और मैं वहाँ पर आया और तुमने मुझे पीने को फिर वो उसे बोलती है कि मैं भी तुझे बताने वाली थी कि उस दिन जब तुझे कुछ याद नहीं रहा, उस बीच हम दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय ये सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तो वो बोलता है कि नहीं, वो गलती से नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसी गलतियाँ कभी नहीं हो सकती हैं। तभी वो बोलता है कि तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो वो
बोलती है कि मैं तुझे बताने ही वाली थी, सुबह उठी तो तू सोया ही था, इसीलिए मैं तुझे बता नहीं पाई। और रही बात फिर दूसरे दिन ही जब रानी घर छोड़ के चली गई, जिसकी वजह से मैं तुझे कुछ भी नहीं बता पाई, क्योंकि सब लोग फिर रानी को ढूंढने में बिजी हो गए थे। उसके बाद जो हुआ तो फिर तेरे बच्चे की वो फेक रिपोर्ट्स की वजह से फिर तू उसमें परेशान हो गया, तो मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी दिग्विजय, इसीलिए मैंने तुझे कुछ बताया नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि तुझे इतने दिनों तक तो तुझे ये सब चीज़ें क्यों कर रही थी, तू क्यों बार बार रानी के लिए ही बोलती थी कि रानी शेल्फिश है, उसने मेरे बच्चे के साथ ऐसे किया है और तू ये सब क्यों किया तूने तब। तो वो बोलती है कि मैं तुझे बताने वाली थी, लेकिन तू खुद परेशान था, इस वजह से मैं तुझे नहीं बता पाई। इसी वजह से वो बार बार उससे बताती है ऐसे, और फिर जो दिग्विजय होता है वो उसकी बातों को सच मान लेता है। तभी यहाँ पे आज के एपिसोड में बस इतना ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो भी बहुत रोती रहती है, क्योंकि वो सब 5 साल के बाद ये सच को बाहर लाई होती है, जिसकी वजह से उसका जो तकलीफ होता है और बढ़ जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय भी जो होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है ये सब सोच के कि ये सब क्या हो गया। तो उसे ऐसा लगता है कि उसे रानी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो उससे बोलती है कि रानी और उसकी बेटी जब से मेरी लाइफ में आई तब से कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा ही करती है, अब इन दोनों को जल्द से जल्द दिग्विजय की लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दे रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जो दिग्विजय होगा वो रानी से माफ़ी मांगेगा अपनी गलतियों के लिए। वो बोलता है कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि तुमसे माफ़ी मांग पाऊँ, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, पर मैं एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश करूँगा, तो क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो। तो फिर ये बात सुन के जो रानी होती है उसकी आंखें भर आती है, और फिर वो उसे बोलती है कि हाँ तुम्हारा पूरा हक है ध्वनि के ऊपर। तो फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि ध्वनि का बर्थडे जो होगा बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, और जो अनिशा होगी उसकी चाल जो होगी नाकामयाब होगी, और यहाँ पे रानी और दिग्विजय एक दूसरे के करीब आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक यू सो मच, राधे राधे।